नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मिनी स्टडी में। आपका 60 डेज का स्मार्ट कोर्स का आज डे 11 है और आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन ऑन अर्थ। ये आपके जीएस के फिजिक्स चैप्टर में आता है ग्रेविटेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी वीडियोस का पीडीएफ पाने के लिए वहाँ पे स्टडी नोट्स मिलता है आपको। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो ग्रेविटेशन है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन बल काम करेगा उसे कहते हैं ग्रेविटेशन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में काम करता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे कि हमारी पृथ्वी हर वस्तु को, हर व्यक्ति को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। अगर हम उड़ने की कोशिश करें तो उड़ नहीं पाते। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में यहाँ से अगर एक व्यक्ति छलांग लगाता है तो सीधा जाके वो यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको ग्रेविटी, जो पृथ्वी की ग्रेविटी है वो अपनी ओर खींचता है, वो उसको आकर्षित करता है। वो फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसके कारण ये नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन स्पेस में, मतलब हमारे पृथ्वी के बाहर जो स्पेस में देखेंगे आप ऐसे उड़ते हुए, क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है। ये देखिए, घड़ी भी उड़ रहा है और इंसान भी देखिए उड़ता हुआ, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी बिल्कुल जीरो है। तो वहाँ पर आप तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं। लेकिन पृथ्वी में ऐसा नहीं है। पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स है और इस वजह से वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को आकर्षित करता है अपनी ओर। ठीक है, तो अगर आप आसमान में हैं तो आप आएंगे ज़रूर ज़मीन पे, ये बात तय है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है। लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं है। स्पेस में आप उड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है। तो ये जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो किसने दिया था? वो दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये है क्या? ऑल ऑब्जेक्ट्स विथ मास attract each other with a gravitational force. The magnitude of this force depends on two things: the masses of two bodies. मतलब ये जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन काम कर रहा है वो किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है मासेस ऑफ टू बॉडीज, यानी दो बॉडीज का मास। एक का समझ लेते हैं m1, एक का समझ लेते हैं m2। और डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम समझ लेते हैं d। ठीक है, तो ये होगा, तो ये है हमारा न्यूटन्स लॉ। तो ये देखिए आएगा थे। तो न्यूटन एक दिन जब एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके सर पे यहाँ से एक एप्पल गिर के सर पे गिरता है। ठीक है, वहाँ से उनको ये कॉन्सेप्ट मिला ग्रेविटेशन का। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ऊपर है उसे नीचे आना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ सरफेस है, उसके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। ये देखिए, ये जो एप्पल था वो नीचे गिर रहा है और ये न्यूटन के ऊपर जाके गिरा, और ये बोल रहे हैं कि ऊपर से गिरा है। ठीक है, तो ये ऊपर से गिरा है, तो इससे ये साबित होता है अगर ये एप्पल गिरेगा तो नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसे धरती आकर्षित कर रही है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल बल आकर्षण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उनको कॉन्सेप्ट मिला था न्यूटन को कि जो चीज़ ऊपर है वो नीचे आनी ही है, क्योंकि धरती का आकर्षण बल है और उसको ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts every object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, मतलब बोल रहे दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास समझ लेते हैं हम m1 और एक का मास समझ लेते हैं हम m2। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटी बल, आकर्षण बल काम कर रहा है उसको मान लेते हैं हम F। और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर में डिस्टेंस हम मान लेते हैं D।
तो हमारे न्यूटन्स लॉ के अनुसार या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर ग्रेविटेशन फोर्स है वो होगा प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, बोला था प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, गुना, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों के मासेस का गुना के प्रोपोर्शनल होगा। और क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मतलब उल्टा होगा किसका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है d, तो d का स्क्वायर का उल्टा होगा। ठीक है, मतलब एक तो दो रूल आ जाते हैं। एक में होगा ग्रेविटेशन फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास 1 इंटू मास 2, और दूसरे में होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा 1/d स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होगा। तो इससे हमने क्या सीखा, दो बॉडी है, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है d। तो फिर न्यूटन्स लॉ के अनुसार या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुसार जो इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटी फोर्स काम करेगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी दोनों के मासेस का गुना, और फिर से ये प्रोपोर्शनल होगा उल्टा 1/ जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और इन दोनों को अगर साथ में लिखे तो ऐसा होगा प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ठीक है, और अगर प्रोपोर्शनल को हम उठा दे तो फिर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल को उठा के अगर इक्वल लिख दे तो एक कांस्टेंट आता है, और अगर प्रोपोर्शनल को हम उठा के इक्वल लिख दे तो एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल की जगह अगर हम इक्वल लिखे तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट होगा g इंटू, और वो जो है वो है m1 m2 बाई d स्क्वायर। तो ये है हमारा फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का। ठीक है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यही आप देखेंगे यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये एक व्यक्ति है या फिर वस्तु है, ये अनदर व्यक्ति या वस्तु है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटी बल काम कर रहा है वो है F1 और इसके भी F2, ये दोनों सेम ही है, F1 F2 ये सब इक्वल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r लिया गया है, तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू जी m1 m2 बाई r2 स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन बल काम कर रहा है उसका मान होगा दोनों के मासेस का गुना और उनके बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। तो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। तो नेक्स्ट है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सीलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन गेन करता है कोई ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सीलरेशन होता क्या है, एक्सीलरेशन नॉर्मली होता है, और एक्सीलरेशन होता क्या है वैसे, एक्सीलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब कोई गाड़ी समझ लीजिए, कोई गाड़ी यहाँ पर है और उसका वेलोसिटी है u, और ये जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ के हो जाता है v, बढ़ता है या फिर घटता है ये डिपेंड करता है। तो समझ लीजिए u है उसका इनिशियल वेलोसिटी और v है उसका फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको समय लगता है t। तो फिर एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय जो समय लगा है उसको। ठीक है, तो अगर आपका गाड़ी रुका हुआ है तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा। और अगर आपका गाड़ी 0 से शुरू होता है और वेलोसिटी होके जाता है सपोज 60 होता है, तो फिर आपका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 60, और आपको समय लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 सेकेंड का। ठीक है, तो फिर क्या एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी मतलब 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 डिवाइड बाई टाइम
मतलब 20, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 60/20 मतलब 6/2 मतलब 3। तो आपका एक्सीलरेशन होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या, ये देखिए, एक व्यक्ति अगर प्लेन से छलांग लगा दे तो फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि धरती का आकर्षण बल उसको खींच रहा है, धरती का ग्रेविटी उसको खींच रहा है, तो इसलिए वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो जा रहा है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे तो वो रुका हुआ था, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी 0, या फिर कह सकते हैं आप उसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। और जब वो गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी बार बार बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो जब वो गिर रहा है, ज़मीन पे गिर रहा है, उससे जस्ट पहले उसका वेलोसिटी कितना था, v। सपोज मान के चलिए v था 80। ठीक है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस u बाई, और यहाँ से यहाँ तक गिरने के लिए उसको टाइम लगा सपोज 2 मिनट, तो डिवाइड बाई t, तो यही होगा एक्सेलरेशन। तो यही, तो ग्रेविटी की वजह से वो गिर रहा है, तो इस वजह से ग्रेविटी की वजह से जो गिर रहा है उसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर इसको हम g से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, उसका SI यूनिट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं हम g से, और इस g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये भी वेरी करता है, मतलब हमारा पृथ्वी तो, और ये भी वेरी करता है, मतलब हमारा पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, कह सकते हैं ऐसा है, ऐसा भी नहीं है, कह सकते हैं कुछ ऐसा है। इक्वेटर की तरफ रेडियस ज़्यादा है और पोल की तरफ रेडियस कम है, तो जहाँ पर रेडियस ज़्यादा है वहाँ पर ग्रेविटी कम होगा, जहाँ पर रेडियस कम है वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस जहाँ पर कम होगा तो वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रेविटी कम होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। तो इस वजह से समझ लीजिए, मान के चलिए पोल्स में है 9.82, तो इक्वेटर में होगा 9.78। तो इनको अगर एवरेज निकालेंगे तो 9.8 ही आएगा, 9.80। ठीक है, तो 9.80 या फिर 9.8 है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ g। तो ये पृथ्वी है, अर्थ है, और इसका मास है कैपिटल M, और इसके ऊपर कोई व्यक्ति या वस्तु है उसका मास है स्मॉल m, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है कैपिटल R। तो फिर न्यूटन लॉ के अनुसार क्या होगा, जो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो होगा F इक्वल टू g कैपिटल M बाई स्मॉल इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस r स्क्वायर। और ये g क्या है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो यहाँ पर F इक्वल टू जी mm बाई आर स्क्वायर, तो ये होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू एम। अब पृथ्वी जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रयोग करेगा उसमें ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, जी कांस्टेंट तो है ही, पृथ्वी का मास भी कांस्टेंट है, और उससे किसी भी व्यक्ति का जो डिस्टेंस है पृथ्वी के सेंटर से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो डिस्टेंस है वो हमेशा आर ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा कांस्टेंट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा था F इक्वल टू एम ए, इसमें ए क्या था, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, F इक्वल टू एम जी, एम होगा पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु का मास, और जी होगा उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इक्वल टू एम जी, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको F इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिए F इक्वल टू था जी, पृथ्वी का मास m, किसी व्यक्ति का मास m, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r स्क्वायर। तो फिर जो g है वो तो कांस्टेंट है, पृथ्वी का मास भी कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा,
और पृथ्वी के सेंटर से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है। और किसी व्यक्ति या वस्तु का मास वो चेंज हो सकता है, एम, जैसे कि मेरा मास कुछ और होगा, किसी और व्यक्ति का मास कुछ और होगा, मतलब ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो है उसको हम एक्सीलरेशन जी के नाम से देते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम लिख सकते हैं एम जी, एफ इक्वल टू एम जी, मतलब जो ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, उस व्यक्ति के मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। तो यहाँ पे जो जी का मान था वो था 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यहाँ पे जो जी का मान होगा वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे उसी का थ्योरी दिया हुआ है, ये देखिए, ये आप थ्योरी देख सकते हैं, यहाँ से ही आया था वो। और जी का वैल्यू कितना होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, और वहीं पे, तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए जो मैंने बताया था, एक व्यक्ति जब यहाँ से छलांग लगाता है तो फिर वो नीचे ही जाएगा, क्योंकि धरती का आकर्षण बल या फिर ग्रेविटी उसको खींचेगा नीचे की तरफ। तो जब वो यहाँ पर खड़ा हुआ था तो वो उसका कोई समय नहीं था, तो 0 सेकंड था, और वेलोसिटी उसका 0 था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो देख रहा था, अभी तक छलांग मारी नहीं है। तो जब वो नीचे की तरफ कूदता है तो 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है 9.8, 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है 19.6, 3 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है 29.4, 4 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है 39.2, और उसके बाद वो गिर जाता है इस पानी में। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब फाइनल वेलोसिटी 39.2, कितना समय लगा, 4 सेकंड। तो देखिए 39.2 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही होता है जी का वैल्यू। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, पोल्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पोल्स क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से सीधा नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, 23 डिग्री टिल्टेड है, लगभग 23 डिग्री टिल्टेड है। तो इसके कारण ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो है पोल्स, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और यहाँ से जो लाइन पास करती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और बीच में से जो लाइन पास करती है वो है इक्वेटर, और यहाँ से जो लाइन पास करती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो पोल्स कहाँ पर है, बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे। इक्वेटर कहाँ है, बिल्कुल मिडल पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है साउथ पोल और इक्वेटर के बीच में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो आंसर होगा इसका पोल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर होगा पोल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, ये बताया था मैंने। पृथ्वी का साइज ऐसा होता है, तो यहाँ पे रेडियस ज़्यादा होता है और यहाँ पर रेडियस कम होता है। तो जहाँ पर रेडियस कम होता है वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा मिलता है। तो पोल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स पोल्स में होगा सबसे ज़्यादा, और इक्वेटर में उससे कम होगा। वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब सेंटर में जी की वैल्यू कितनी होगी, सेंटर में ग्रेविटी कितनी होगी, 0, मैक्सिमम, नेगेटिव या फिर इन्फाइनिटी। इन्फाइनिटी मतलब जो गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये जो अर्थ है, ये जो हमारा पृथ्वी है, उसको अगर काटते जाए हम, तो ये जो अर्थ है हमारा, इसको अगर हम नीचे से काटते जाए तो ये मिट्टी के नीचे जाते जाते यहाँ पे आ जाएगा इसका सेंटर। तो इस सेंटर में ग्रेविटी कितना होगा, तो इस सेंटर में ग्रेविटी होगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रेविटी काम नहीं करता, यहाँ पर 0 ग्रेविटी है, बिल्कुल स्पेस में जैसे होता है वहाँ उसी तरह यहाँ पे 0 ग्रेविटी है। तो सेंटर में अगर पूछे तो सेंटर में सबसे कम मतलब 0 होगा, पोल्स में सबसे ज़्यादा होगा, इक्वेटर में सबसे कम होगा और सेंटर में 0 होगा। ये बात याद रखिएगा कि पोल्स में जो है वहाँ पर मैक्सिमम होगा,
इक्वेटर में मिनिमम होगा और सेंटर में ज़ीरो होगा। ठीक है, पोल्स में मैक्सिमम, इक्वेटर में मिनिमम और सेंटर में ज़ीरो। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जो सैटेलाइट हम यहाँ से भेजते हैं, पृथ्वी से भेजते हैं, वो कुछ इस तरह का देता है। यहाँ से हम रेडियो पास करते हैं और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करते पूरी दुनिया में टेलीकास्ट करते हैं, जो हम टीवी चैनल में देखते हैं या फिर बहुत कुछ। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये जो इसके चक्कर काट रही है, पृथ्वी के चक्कर काट रही है, उसको कितना समय लगता है? 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या फिर 72 घंटा। इस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को इस अर्थ का, इस पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो उसको 24 घंटे समय लगता है, मतलब एक दिन का पूरा समय लगता है इस पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में। तो पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होगा 24 आवर्स। अगला सवाल है, व्हेन सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर क्लोज टू ए प्लैनेट इट्स टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन। मतलब जब सैटेलाइट ऑर्बिट्स प्लैनेट के क्लोज होता है, उसका टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? मतलब ये प्लैनेट है, मतलब पृथ्वी है, और ये सैटेलाइट है, मान के चलिए ये सैटेलाइट है। तो इसका ऑर्बिट अगर पृथ्वी के, ये जो ऑर्बिट है, ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका ऑर्बिट अगर पृथ्वी से करीब होगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास ऑफ द सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट का जो मास होगा उसके ऊपर, या फिर मास ऑफ द प्लैनेट, मतलब प्लैनेट का जो मास होगा, या फिर पृथ्वी का जो मास होगा उसके ऊपर, या फिर डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट का जो डेंसिटी होगा उसके ऊपर, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड प्लैनेट, मतलब ये जो डिस्टेंस है उसके ऊपर। तो आंसर होगा इसका डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, मतलब प्लैनेट की जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये टाइम पीरियड कितना लगेगा उस सैटेलाइट ऑर्बिट को उसके अराउंड घूमने में। सैटेलाइट को पृथ्वी के अराउंड घूमने में कितना समय लगेगा, वो डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, मतलब प्लैनेट का कितना घनत्व है। अगला सवाल है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इट्स मोशन इज ड्यू टू। मतलब एक अर्थ के ऊपर अगर कोई बॉडी फॉल कर रहा है, समझ लीजिए ज़मीन में, यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ से अगर ये फॉल कर रहा है ज़मीन के ऊपर, तो इसका मोशन जो है, इसका मोशन, इसका गति किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मतलब किसके वजह से आएगा इसका गति? ड्यू टू व्हाट, मतलब ड्यू टू किसकी वजह से इसका गति आएगा? जीरो वेट की वजह से, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसके बाद जो गति होगा तो वो किसकी वजह से आएगा? यहाँ पर हम जानते हैं ग्रेविटी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर होगा। तो आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये धरती है और यहाँ पे पहाड़ है, और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति छलांग लगाता है तो उसको ये जो पृथ्वी की, धरती की ग्रेविटी फोर्स है वो उसको अट्रैक्ट करती है नीचे आने में, तो वो उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी, डिक्रीजेज विथ, मतलब ये कमता कैसे है, किसके साथ कमता है? हाइट के साथ कमता है, वेट के साथ कमता है, एल्टीट्यूड के साथ कमता है, या फिर एम्पलीट्यूड के साथ कमता है? डिक्रीज कैसे होता है? तो ये एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता जाता है। जितना एल्टीट्यूड डिक्रीज होगा उतना ही जी का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है एल्टीट्यूड के ऊपर, और एल्टीट्यूड अगर बढ़ा तो ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, और एल्टीट्यूड अगर कम हुआ तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। अगला है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? अगर आप धरती में हो, धरती में अगर कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से किसी चीज़ को इस धरती के बाहर फेंकना चाहता है, तो उसको 11.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से तो अगला है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज, मतलब धरती का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी होता क्या है? मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, अब धरती पे एक व्यक्ति खड़ा है ज़मीन पे, और उसको कोई चीज़ पृथ्वी से बाहर फेंकना है। अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अगर किसी बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कुछ देर ऊपर उठता है और उसके बाद क्या होता है? फिर से नीचे आ जाता है। तो ये पृथ्वी के बाहर नहीं जा पाता। तो पृथ्वी के बाहर फेंकने के लिए किसी वस्तु को हमको कितना फोर्स,
या फिर कितना वेलोसिटी से उसको ऊपर की तरफ फेंकना होगा। अगर किसी बॉल को ही मान लीजिए कितना वेलोसिटी से अगर हम ऊपर की तरफ फेंके तो वो फिर से वापस नीचे नहीं आएगा, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर हम किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फिर वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन के बाहर चला जाएगा और उसको वो फिर से पृथ्वी में नहीं आएगा। तो उसको उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो ये होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से या फिर इस वेलोसिटी से अगर किसी भी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो अर्थ की ग्रेविटी के बाहर चला जाएगा और एस्केप वेलोसिटी इसी को कहा जाता है। अगला है इन द अर्थ द वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम एट, मतलब किसी भी व्यक्ति का बॉडी का वेट, मतलब हमारे वेट जो होगा वो कहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा, जस्ट अबव द सरफेस। मतलब ये ज़मीन है और अगर हम जस्ट अबव द सरफेस मतलब थोड़ा सा हवा में उठे तो फिर मैक्सिमम होगा, या फिर पोल्स में मैक्सिमम होगा, या फिर इक्वेटर में मैक्सिमम होगा, या फिर सेंटर में मैक्सिमम होगा। पोल्स कौन सा एरिया होता है, ये वाला और ये वाला पोल्स। इक्वेटर कौन सा, ये वाला, ये जो बीच में से जो लाइन जा रहा है ये इक्वेटर है। और सेंटर कहाँ पे होगा, वो जो धरती में खोद के जब एकदम नीचे चला जाता है उसको बोलते हैं पृथ्वी का सेंटर। तो आंसर होगा पोल्स। पोल्स में क्या होता है, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होता है, तो वहीं पे मास भी सबसे ज़्यादा होगा, वेट भी सबसे ज़्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी कहाँ पे ज़्यादा है, पोल्स में, तो जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगा तब वहीं पे वेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मास तो सेम रहेगा, मास तो कांस्टेंट होगा। मेरा मास या फिर किसी का मास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, सभी जगह कांस्टेंट रहता है। वेरी क्या करता है, सिर्फ ये जी वेरी करता है। जी जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहाँ पर वेट भी मैक्सिमम होगा, जी जहाँ पर मिनिमम होगा वहाँ पर वेट भी मिनिमम होगा, और जी जहाँ पर ज़ीरो होगा वहाँ पर वेट भी ज़ीरो ही होगा। अगला सवाल है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम्स। मतलब अगर दो वस्तु के बीच जो डिस्टेंस है, जो मासेस है, उस टू मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन बिकम्स। मतलब दोनों मासेस के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो अगर डबल हो जाए, मतलब 2r हो जाए तो क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर जानते हैं। ये देखिए आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह क्या होगा, अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो 2r, तो 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो क्या, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है, ये वाला जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है, और ये वाला है जी m1 m2 बाई 4r स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस आता है, तो कितना डिफरेंस आता है, 1/4 टाइम्स का डिफरेंस आता है। ये देखिए नीचे 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 इंटू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो यहाँ से ही आ जाता है, ये वाला तो पहले ही से था, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर तो पहले से था, तो एक्स्ट्रा क्या आता है 1/4, तो 1/4 टाइम्स। तो आंसर होगा इसका 1/4 टाइम्स। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाता है तो फिर जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। अगला है, द टाइड्स इन सी आर मेनली ड्यू टू टाइड्स। टाइड्स क्या होता है, जो समुद्र की लहरें, जो समुद्र की लहरें वो किस वजह से होती है, जो समुद्र की लहरें हैं वो किस वजह से ऊपर उठती है। तो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन ऑन द अर्थ, सन के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से, या फिर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ वेनस, मतलब शुक्र ग्रह के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से, या फिर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, या फिर चंद्रमा के
ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से, या फिर सन के ग्रेविटेशनल इफेक्ट, शुक्र ग्रह के ग्रेविटेशनल इफेक्ट, या फिर चांद के ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो आंसर होगा इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, मतलब चांद के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से समुद्री लहरें दिखाई देती है जो ऊपर उठती है। तो और ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये पृथ्वी है, अर्थ है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर सन है, ये सन है, ठीक है। तो मून का डिस्टेंस पृथ्वी से कम होता है और सन का डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। वो सन बहुत दूर है, सन का डिस्टेंस बहुत दूर है, तो इस वजह से यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे जो समुंदर है, उसका जो लहरें उठेंगी वो कम उठेंगी, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल इफेक्ट कम होगा, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मून से अर्थ का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हाई टाइड देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो समुंदर होंगे वो उनका पानी ज़्यादा ऊपर उठेगा, क्योंकि चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी मून आता है तो यहाँ पर हाई टाइड दिखाया जाता है, क्योंकि चांद के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से यहाँ पर और इसके ऑपोजिट में हाई टाइड दिखाया जाएगा, और सन जो कि बहुत दूर है उसके वजह से यहाँ पर और यहाँ पर लो टाइड दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से होता है। जहाँ पर हाई टाइड होगा वो वहाँ पर मून का ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा, और जहाँ पर लो टाइड होगा वहाँ पर सन का ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज का। तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, सारी वीडियोस का PDF और नोट्स मिल जाएगा वहाँ पर आपको। थैंक यू। तो और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।